नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके साइंस विज्ञान के क्लास करेंगे और साइंस विज्ञान में वातावरण का चैप्टर रहेगा और ये क्लास नंबर आपकी 14 नंबर क्लास है। इसके पहले 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक भी दे दिया गया है। ये डेली क्लास हमारी 4 PM में आपको वीडियो अपलोड हो जाता है, तो 4 PM में आप लोग ये वीडियोज क्लास देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार अवर टीचर्स फैमिली है। तो चैप्टर वाइज हमारी डेली क्लासेस चल रही है 4 PM में। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? कोयला, प्रकाश, लकड़ी, कॉपर। तो कौन सी वस्तु जो है द्रव्य नहीं है, सभी लोग बताइए। तो देखिए, द्रव्य की बात करते हैं तो कोयला, लकड़ी, कॉपर, ये हमारे क्या हो जाएंगे? तीनों। सभी लोग बताइए। द्रव्य की बात करते हैं, लेकिन प्रकाश आपका द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए, क्योंकि प्रकाश ना तो कोई भार होता है ना ही कोई जगह रहता है, यदि इसलिए प्रकाश एक द्रव्य नहीं है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगी, कमी होगी, या हम बात करेंगे कि पहले कमी फिर वृद्धि हो जाएगी। तो किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी वृद्धि की बात करते हैं। यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? ठोस द्रव गैस, या गैस की बात करेंगे। तो प्रकृति में जल जो है आपके तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैसीय रूप में है। तीनों अवस्था में होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है, उन्हें कहते हैं द्रव, गैस, ठोस, या इनमें से कोई नहीं। सभी आप लोग जानते हैं कि द्रव्य वह पदार्थ है जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। एक मुक्त पृष्ठ होता है, वह द्रव्य कहलाता है। जैसे जल हो गया, इनकी आयतन निश्चित होगा लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। उसी प्रकार दूध भी हो गया, द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन प्रकृति निश्चित नहीं होती। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, गैस के अणुओं में अधिक होती है, द्रव के अणुओं से अधिक होती है, गैस के अणुओं के बराबर होती है, या द्रव के अणुओं से कम होती है। तो ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह किस प्रकार से होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेंगे। एनसीईआरटी का पूरा आपका निचोड़ है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक के सारे प्रश्न हैं। तो ठोस अवस्था में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है द्रव्य के अणुओं से कम होती है। क्या होती है? द्रव्य के अणुओं से वह गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अंतरा आणविक बल नगण्य होता है, ठोस में नगण्य होता है, द्रव में नगण्य होता है, गैस में नगण्य होता है, या इन सभी में होता है? देखिए, अंतरा आणविक की अगर बात करें या अंतरा आणविक बल की बात करते हैं तो नगण्य की बात कर देंगे। नगण्य किसमें होता है? अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। तो किसमें नगण्य होता है? सभी लोग बताइए। 5 सेकंड का वक्त दिया गया है सभी को।
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे गैस की। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंतरा आणविक बल अधिक होता है, तो कम तो हम गैस में होता है, तो अंतरा आणविक बल अधिक किस में होता है, तो ठोस अवस्था में अधिक होता है। पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपादज हैं। कौन कौन से हैं? सल्फर, नौशादर, बर्फ या नौशादर। निम्न पदार्थ में ऊर्ध्वपादज, इसमें नौशादर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या क्रांतिक ताप कहते हैं। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहा जाता है? सभी बताइएगा। पाँच सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया गया है आंसर कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका देखिए एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर जो है अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे द्रव के क्वथनांक की बात करेंगे। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, या कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है, इसका रीजन, इसका कारण है कि जल का क्वथनांक क्या है, बढ़ जाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं। आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, या आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो गैस द्रव की वह अवस्था कहलाती है जिसमें जो है आयतन तथा आकार जो है आपके दोनों क्या कहलाते हैं, आपके अनिश्चित कहलाते हैं। दोनों आपके अनिश्चित हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं क्वथन कहते हैं, निर्वात आशवन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, या आशवन कहते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। और ठंड के मौसम में वाष्पन आपको आसानी से देखा जा सकता है। हर मौसम में वाष्पन होता है लेकिन ठंड के मौसम में आप लोग देख पाते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना, दूध का सड़ना, वाष्प का बनना, या जल का निर्माण। सभी बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर 4 बेहतरीन लाजवाब एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जल का निर्माण या जल का हिमीकरण भी आ सकता है। निर्माण की जगह आपका हिमीकरण भी दिया जा सकता है। हिमीकरण यह कोई आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह जल का बनना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिए। तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं।
अगले प्रश्न की बात करेंगे। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सभी लोग बताइए। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा रहती है। अपरिवर्तित, घटती नहीं है, बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब बर्फ जो पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सभी लोग बताइए। तो क्या होती है? घट जाती है। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो कहला जाती है वह आपकी घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया किसमें होती है? सभी लोग बताइए। तो ऊर्ध्वपातन में जो हमारी सबसे पहले क्रिया कहला जाती है वह गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? शहद, नमक, दूध, पानी, शहद एवं पानी, पानी एवं साबुन की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से ऐसा युग्म जो आपको यौगिकों को प्रदर्शित करता हो तो पानी और साबुन इज द राइट आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का पूरा निचोड़ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व है? सिलिका, कांच, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। सभी बताइए, इनमें से कौन सा तत्व आपका हो जाएगा? तो मैग्नीशियम जो दिया गया है यहाँ पर वह हमारा यहाँ पे तत्व हो जाएगा। इनमें से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा तत्व जो है द्विपरमाणुक? ये भी प्रश्न आ सकता है। द्विपरमाणुक, इनमें से कौन सा तत्व जो है द्विपरमाणुक? तो द्विपरमाणुक तत्व इनमें से कौन कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन जो कहलाता है वह हमारा द्विपरमाणुक तत्व कहलाया जाएगा। इनमें से ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या दिया जा सकता है। सल्फर दिया जा सकता है, फास्फोरस, आर्गन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें से द्विपरमाणुक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भूगर्भ सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। सभी बताइएगा। भूगर्भ अर्थात पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु कहलाती है वह आप सभी लोग जानते हैं, वह धातु है आपकी एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम प्रतिक्रियाशील धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं होती है और ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद पृथ्वी की परपटी में एल्युमिनियम तीसरा अत्यधिक प्रचुर मात्रा में तत्व है। किसके? ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद। और एल्युमिनियम जो निकलता है, प्राप्त होता है, वह अयस्क बॉक्साइड से Al2O3 इंटू NH2O से निकाला जाता है। बॉक्साइड में Al2O3 का 30% से 70% तक होता है और इसके बाद जो भाग होता है वह गैंगियो होता है। रेत, सिलिका, लौह ऑक्साइड्स आदि से यह बना होता है। अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है? ठोस में, गैस में, द्रव में या सभी में समान होता है? तो अंतरा आणविक स्थान अधिक किसमें होता है? सभी कमेंट कीजिएगा।
तो हम बात करेंगे गैस में। अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक किस में होता है? गैस में होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो जल में घुलनशील जो अशुद्धियां होती हैं वह क्वथनांक को क्या कर देती हैं? वह बढ़ा देती हैं। ठंडे जल से क्रिया कर C2H2 बनाने वाला पदार्थ है। एल्युमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम सल्फाइड या कैल्शियम साइनेमाइड की बात करते हैं। तो ठोस जल से क्रिया करके C2H2 जो पदार्थ बनाने वाला हो जाता है, यानी कि CaC2 धन 2H2O इक्वल टू C2H2। तो कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं, ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। C2H2 क्या कहते हैं? एसिटिलीन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड। और C2H2Br, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड जो है C2H4 एथिलीन को निकालता है, KBr निकल जाता है और H2O पानी अलग हो जाता है। पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है। एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन या एथेन का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीथीन नामक जो प्लास्टिक होती है, जो हम मार्केट से सामान लाते हैं, चाहे सब्जी की बात करें, अन्य सामान जो लाते हैं, छोटे छोटे सामान लाते हैं, तो इसमें जो हमारा होता है वह आपका एथिलीन होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं एथिलीन। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार योग करने वाले अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक भाग उस C से योग करता है जिसमें H परमाणुओं की संख्या है। कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार देखा जाए, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग, अभिकर्मक का विद्युत ऋणात्मक भाग उसी भाग C से योग करता है जिसमें H परमाणुओं की संख्या जो है कितनी होती है? घटती है, बढ़ती है या परिवर्तित नहीं होती है? तो जिसमें जो है H परमाणु की संख्या कम होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो सभी लोग जानते हैं कच्चे फलों को पकाने, उनको संरक्षण के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन का किया जाता है? सभी बताइए, एथिलीन का किया जाता है या एसिटिलीन का किया जाता है? दोनों में कंफ्यूजन है। तो हम बात करेंगे एथिलीन। फलों को कच्चे पकाने या संरक्षण के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त होता है। एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन या एथिल एल्कोहल की बात करेंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? सभी लोग बताइए। तो इससे क्या है, आपका एथिलीन जो है प्राप्त हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
कैसे प्राप्त होगा? देखिए C2H5 इंटू HSO4, इसको हम 160 से लेके डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो हमारा C2H4 यानी एथिलीन और H2SO4 प्राप्त होता है। C2H2 एथिलीन और H2SO4, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट कीजिएगा। और वातावरण का चैप्टर है, और वातावरण से कल भी एक क्लास करेंगे, 2 क्लास में आपका वातावरण का चैप्टर करेंगे, इसके बाद अगला जो चैप्टर आएगा उसकी क्लास कंप्लीट करेंगे। सारे आपके एनसीईआरटी के निचोड़ बेस्ड क्लासेज है। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 4 PM में। बाकी 7 PM में फर्स्ट पार्ट की जो 30 नंबर का आना है उसकी क्लास होगी, तो 7 PM में क्लास अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।